नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आरओ की अगर मुख्य परीक्षा में देखें आप, तो 10 नंबर का एक प्रश्न आता है, जिसमें 5 सेगमेंट होते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है? और वो पूरा सेगमेंट होता है कंप्यूटर नॉलेज का। तो 10 नंबर के प्रश्न 2-2 नंबर के एक-एक पूछे जाते हैं। टोटल कुल मिला के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अधिकतम 50 वर्ड तक की जो थियरी होती है, वो राइट करनी पड़ती है कि अगर मान लिया एमएस वर्ड के बारे में पूछा गया, कंप्यूटर और सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया, तो वो सारी चीज़ें। अब अगर आपको ये नहीं पता कि लास्ट ईयर के कंप्यूटर नॉलेज से रिलेट करके 10 नंबर के प्रश्न कौन-कौन से पूछे गए, तो इस वीडियो के तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए। आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें लास्ट ईयर के पेपर मिलेंगे 2013 से लेकर के और 2021 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो कंप्यूटर नॉलेज से रिलेट करके हैं, वो सारे आपको मिल जाएँगे। तो उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ़ कंप्यूटर नॉलेज ही लिखा गया है, कंप्यूटर ज्ञान के बारे में लिखा गया और कोई भी चीज़ वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की गई है कि क्या-क्या सिलेबस में कैसे-कैसे रखा जाएगा या किन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएँगे। तो ये पूरी सीरीज़ जो लास्ट ईयर के पेपर आए हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी बेस्ड है। हम यहाँ पे कुल मिला के लगभग 5 जो सेशन करेंगे, इसमें कंप्यूटर नॉलेज में, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग वो चीज़ें कवर हो जाएँगी जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, जिनकी संभावना आने की है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज ये हमारा इसका पहला सेशन होगा, जिसमें हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से लेकर के कंप्यूटर के डेफिनिशन, उसका यूजेज़ और यहाँ पे उसके बाद फिर जो कंप्यूटर की जो प्रोसीजर है, यानी उनकी कार्यप्रणाली है, जिसमें उसके पार्ट जैसे कि सीपीयू है, एएलयू है और एआई के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। कंप्यूटर का यूजेज क्या होता है, उससे रिलेटेड जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, मतलब जो कनेक्टेड डिवाइस होती है, इनपुट है, आउटपुट, मेमोरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे आज के सेशन में। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दूसरों को शेयर भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले कंप्यूटर एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, ये पूरी जो सीरीज़ है, ये बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट में है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए और इनसे रिलेटेड जहाँ से भी प्रश्न आते हैं, आप उनको 50 वर्ड में लिखने की कोशिश करिए। तो कंप्यूटर हमारे विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक करने में पूर्णतया सक्षम है। इसके द्वारा हम निम्न कार्य कर सकते हैं। हम कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ कर सूचनाएँ एकत्रित कर सकते हैं, ऑफ़िस का रिकॉर्ड रख सकते हैं और यहाँ पे ये वेब पेज है, वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर की। अगर आपने कंप्यूटर के बारे में पहले से भी पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होंगी। अब देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो डिजिटल आंकड़ों यानी डेटा की प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद उसके आउटपुट के रूप में सूचनाओं का संग्रह देता है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो कंप्यूटर का जो उपयोगकर्ता यानी जो यूजर होता है, जैसे कि हम लोग हैं जो कंप्यूटर का यूज करते हैं, उनके द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं, उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। यह यूजर द्वारा दिए गए आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। इस सूचना का उपयोग व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और कई अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है? तो ये डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कि अगर मान लिया डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, तो आप इसमें से जो भी चीज़ें आपको याद हैं या जो मेन चीज़ें हैं, आप उनको लिख सकें वहाँ पे। अब देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग क्या है, यानी यूजेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों को कई तरीकों से प्रयोग किया जाता है, और कंप्यूटर के कुछ मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे ये नंबरिंग छूट गई है। तो सबसे पहला तो तैयार आंकड़े शीघ्रता से निर्णय लेने में मदद करते हैं। दूसरा जो है कि फ़िल्म है, गेम, कार्टून इत्यादि जो आंकड़े के रूप में जो मनोरंजन करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है, कंप्यूटर से ऑनलाइन रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। चौथी जो चीज़ है कि ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का जो प्रयोग है, वो विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए चित्र बनाने के लिए भी किया जाता है। पाँचवीं चीज़, ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स की गतिविधियाँ कंप्यूटर से ही संभव हुई हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है आजकल, जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद छठी चीज़ है कि इंटरनेट टेलीफ़ोन या इंटरनेट के जो वीओआईपी से आवाज़ों का स्थानांतरण यानी वॉइस ट्रांसफ़र करना भी कंप्यूटर का एक लोकप्रिय उपयोग है। उसके बाद सातवीं चीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है उनका आदान-प्रदान, वीडियो मेल, एफ़टीपी इत्यादि जो कंप्यूटर की सहायता से ही किए जा सकते हैं। और इसमें हैरानी की बात नहीं कि इसके उपयोगों की सूची अंतहीन है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, वो आप डेली लाइफ़ में यूज़ भी करते होंगे, वो सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो ये जो है कंप्यूटर के यूज़ेज़ हैं। अगर मान लिया आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर के क्या यूज़ेज़ हैं, तो आप इसमें से जो मेन 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट हैं, जिसमें आपके लगभग 50 वर्ड कंप्लीट हो जाएँ, वो आप वहाँ पे उनको राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या हैं? एक बार कंप्यूटर की विशिष्टताएँ पूछा गया है प्रश्न लास्ट ईयर में।
तो कंप्यूटर की बहुत सी विशेषताएं हैं, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? तो कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा डाले गए आंकड़ों और दिशा निर्देशों के अनुसार निर्णय ले सकता है। पहले से परिभाषित जो दिशा निर्देश हैं, यानी जो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके आधार पर यह स्वयं ही विभिन्न कार्य कर सकता है। तीसरी जो चीज़ है, वो कंप्यूटर मनोरंजन के साधन के रूप में भी कार्य करता है। आप इसे संगीत सुनने, कंप्यूटर गेम खेलने और फिल्म देखने के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। चौथी चीज़ है, कंप्यूटर कठिन और दोहरी गणना बहुत तेजी और शुद्धता के साथ कर सकता है। पांचवी चीज़ कि यह टेक्स्ट को आवाज़ में और आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने की क्षमता रखता है। वो आप मोबाइल में भी, आप गूगल में जाएंगे, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में डाले गए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम विभिन्न एप्लीकेशंस में प्रयोग किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में काफ़ी मात्रा में आंकड़े इकट्ठा किए जा सकते हैं, यानी स्टोर किए जा सकते हैं, और बिना समय गंवाए उन्हें दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है। आठवीं चीज़, कंप्यूटर से ड्राइंग, पेंटिंग, आकृति, तकनीकी ड्राइंग बनाना, ये सारा सब कुछ किया जा सकता है। नौवीं जो चीज़ है, वो कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों से जोड़कर उनसे सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। इसके अलावा उनसे सूचनाएं, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस आदि भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, जिनमें से आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद कंप्यूटर की कार्यप्रणाली वो देखते हैं, यानी कंप्यूटर का जो प्रोसीजर है वो क्या क्या है। तो कंप्यूटर के निम्नलिखित अंग विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए जरूरी है। कौन कौन से भाई? तो सबसे पहला है सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है, जिसको कि फुल फॉर्म हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। मदरबोर्ड मुख्य कंप्यूटर बॉक्स को सीपीयू बॉक्स भी कहते हैं। क्योंकि सीपीयू बॉक्स जल्दी गर्म हो जाता है, इसके ऊपरी भाग पर एक पंखा लगाया जाता है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं तो पंखा सीपीयू को ठंडा करना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पे ये लाइन गलत टाइप हो गई है, इसको होना चाहिए कि कार्य के दौरान सीपीयू को ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। सीपीयू में छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिन पर विशेष कोड अंकित होते हैं। संसार में 3 बड़ी फर्में हैं जो सीपीयू बनाती हैं, जैसे कि पहला है इंटेल कॉर्पोरेशन, उसके बाद है मैड कॉर्पोरेशन, उसके बाद है मोटोरोला। अब सीपीयू जो है एक महंगी डिवाइस है। सीपीयू को आगे आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ मदरबोर्ड। इस तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक संज्ञा दी जाती है। अब इसके 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो सीपीयू 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है एएलयू और एक होता है सीयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म भी जानते रहिए, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ये परफॉर्म होता है, और कंट्रोल यूनिट जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें एस और नो के ऑप्शन होते हैं, वो सारे कंट्रोल यूनिट के थ्रू परफॉर्म होते हैं। आइए देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, ALU। तो ये एक ऐसी यूनिट होती है जिससे गणितीय और तार्किक कार्य किए जा सकते हैं, और यह यूनिट अंकों को जमा, घटा, गुणा और भाग करने के लिए तथा दिशा निर्देश प्रदान करती है। इसमें कई प्रोग्राम एकत्र होते हैं जो आंकड़ों संबंधी विभिन्न कार्यों में ये सहायक होते हैं। इसी यूनिट के कारण कंप्यूटर विभिन्न गणितीय और तार्किक परिणाम देता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये है, कंट्रोल यूनिट और ALU CPU के 2 पार्ट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी फेमस टॉपिक है आज के समय के लिए, है ना। तो कंप्यूटर की तकनीकी के विकसित हो जाने के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकाश में आई, और इसने संसार भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। कंप्यूटर वैज्ञानिक ऐसे रोबोट बनाने के प्रयास कर रहे हैं जो सोचने और फैसला लेने में सक्षम हो। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग, यानी कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ साइंस, क्या क्या इनके यूजेज हैं, एप्लीकेशन से, वो देखते हैं। तो आजकल वैज्ञानिक आंकड़े तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। कंप्यूटर से ज्ञात परिणामों को नई प्रणालियों और युक्तियां बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक इसकी सहायता से अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान को सुपर कंप्यूटरों की असीमित गणना क्षमता से असाधारण सहायता मिली है। वे प्रयोगकर्ता द्वारा डाले गए आंकड़ों को दोहरा सकते हैं और उनके आधार पर कठिन से कठिन गणनाएं भी कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया आउटपुट पूरी तरीके से विश्वसनीय होता है। देखिए पूरी तरीके से विश्वसनीय, लेकिन फिर भी 99.99% एक्यूरेसी इसमें होती है। उस पे अशुद्धि की कम ही संभावना होती है।
ये कंप्यूटर कई विचाराधीन पहलुओं की गहराई में जाने के लिए वैज्ञानिकों की सहायता करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग की सूची निम्नलिखित है। कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है? तो सबसे पहले तो गणित के क्षेत्र में, आणविक संरचना, मौसम पूर्वानुमान में, दवाइयों के रेडियो एक्टिव तत्व के अध्ययन में, कृत्रिम उपग्रहों को नियंत्रित करने के लिए, रासायनिक जो प्रक्रिया है उसका व्यवस्थापन क्रमिक या अक्रमिक के लिए, मानव गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए, वनस्पति विज्ञान में, रोगों का अध्ययन के लिए, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान में और जीव विज्ञान में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोगों की सूची विस्तृत है। आज जीवन का कोई भी हिस्सा कंप्यूटर से अछूता नहीं रह गया है। तो ये एप्लीकेशंस हैं साइंस में कंप्यूटर से रिलेट करके। इसके बाद कंप्यूटर से संबंधित तकनीकी में प्रगति। अब वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू कंप्यूटर क्या क्या है? तो साधारण तौर पर जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी है, बेसिक साइंस का ही एक एप्लीकेशन है। इसने मनुष्य के जीवन को बेहद सरल बना दिया है। तकनीकी का प्रयोग आज के युग में विकास करने के लिए बहुत जरूरी है। कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशन जो तकनीकी में प्रगति दर्शाती हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? तो कंप्यूटर से प्राप्त किए गए परिणाम वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग किए जाते हैं जो अप्राकृतिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से हैं? तो मानव क्लोन, पशुओं के क्लोन और अनाज के क्लोन, ये सारे कैसे हैं? अप्राकृतिक विकास हैं। कंप्यूटर का प्रयोग रक्षा उपकरणों और युद्ध मशीनों को उन्नत बनाने में बड़ी तेजी से हो रहा है। और कंप्यूटर के प्रयोग निम्न क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। कौन कौन से? तो वो देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई बिज में, कंप्यूटर अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रयुक्त होने से अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे गए हैं, विकिरण उपकरण यानी रेडिएशन थेरेपी में कंप्यूटर का उपयोग है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरडीबीएमएस की मदद से आंकड़ों को तैयार कर उनका प्रबंधन किया जा सकता है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी कंप्यूटर की तकनीकी के प्रगति के उदाहरण हैं। कई आधुनिक मशीनें कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों का ही इस्तेमाल करती हैं। विपत्ति प्रबंधन और नियंत्रण यानी डिजास्टर मैनेजमेंट और कंट्रोल में कंप्यूटरों के नेटवर्क प्रणाली आधारशिला का कार्य करती है। गेम्स में, मूवीज में, वीडियो क्लिप्स और मनोरंजन के अन्य साधनों को विकसित करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जो और इसके बाद जो फ्लाइंग कारें हैं, प्रगतिशील तकनीक को रोचक उत्पाद है। यह भी कंप्यूटरों की मदद से ही संभव बनाया जा सकता है। इसको लैन की सहायता से कई कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है और यह जरूरी सूचना के लिए जल्दी और सरलता से आदान प्रदान में सहायक है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि आप 10, 15, 20 कंप्यूटर को आपस में ऐड कर सकें, उनके डेटा की शेयरिंग कर सकें। कंप्यूटर ने लेजर एप्लीकेशन और क्षैतिज सॉफ्टवेयर जैसे इंटरैक्टिव सीडी इत्यादि को आगे लाने में भी योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में कंप्यूटर सूचना प्रसारण में योगदान दे रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो एप्लीकेशंस हैं आप कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेट करके जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई है या एडवांसमेंट है वो सारे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में, जो कि सीपीयू का ही पार्ट था। हमने एएलयू के बारे में ऊपर देखा, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट देखते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के सभी हिस्सों पर नियंत्रण रखता है। यह दिशा निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है इत्यादि कंट्रोल यूनिट से ही दिशा निर्देश प्राप्त करती है। मदरबोर्ड पर एक स्लॉट लगा होता है जिस पर सीपीयू लगा होता है और सीपीयू में कंडक्टर और रजिस्टर होते हैं। ये कंडक्टर और रजिस्टर मदरबोर्ड से बने जो स्लॉट होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं। इनके ऊपर पंखा लगा होता है। जैसे ही कंप्यूटर शुरू होता है, पंखा कंडक्टरों और रजिस्टरों को ठंडा करना शुरू कर देता है। तकनीकी में सुधार के साथ साथ सीपीयू की गति में भी, यानी जो उसकी स्पीड है सीपीयू की, पहले हर्ट्ज में था, फिर वो मेगा हर्ट्ज में आया, फिर वो गीगा हर्ट्ज में आया। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड जो है सीपीयू की बढ़ी है। इसके बाद हम देखते हैं मेमोरी। तो कई बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं सीपीयू के बारे में, मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी वह स्थान है जहां आप कंप्यूटर प्रोग्राम और आंकड़ों को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। मेमोरी में कुछ दिशा निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में सहायता प्रदान करते हैं। शुरू शुरू में पहले कंप्यूटर स्वयं को बूट करने के लिए मेमोरी को दोबारा रिट्राइव करता है और मेमोरी को दो पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम जिसको कहते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में इसको रैम लिख सकते हैं या रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख सकते हैं या फिर आप रैंडम एक्सेस मेमोरी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर की परिवर्तनशील यानी वोलेटाइल मेमोरी है। इसे अस्थायी यानी टेम्पोररी मेमोरी
और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बनी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी की, और टेम्पररी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक आप पावर ऑन करके काम कर रहे हैं, अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया, दोबारा आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें उससे मिस हो जाएंगी जो आपने उस पर काम किया है। ये प्राइमरी मेमोरी की बात है, सेकेंडरी की नहीं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वह अस्थायी रूप से इस मेमोरी में इकट्ठा होता है, और कंप्यूटर की विद्युत व्यवस्था से व्यवधान होने की अवस्था में कंप्यूटर के सारे आंकड़े इससे डिलीट हो जाते हैं। इस परिस्थिति से बचने के लिए रैम पर जो स्टोर हुए आंकड़े उनको कॉपी करके किसी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, या इसको यहाँ पे ये गलत है, सीडी है, डीवीडी है, या फिर फ्लॉपी है, किसी में भी आप स्टोर कर सकते हैं। चिप मदरबोर्ड पर लगी हो जो चिप होती है, ये छोटे छोटे आयत की तरह दिखती है। कंप्यूटर जो होता है ये रैम में प्रोसेसिंग करता है, यहाँ पे होना चाहिए रैम में प्रोसेसिंग करता है। रैम एप्लीकेशंस प्रोग्राम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और कई और जो यूटिलिटी जो एंटीवायरस टूल किट्स होते हैं उनको भी स्टोर करता है। अभी सब आगे देखेंगे हम कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आगे के सेशन में हम करते रहेंगे। बाजार में कई तरह के यहाँ पर रैम चिप होना चाहिए। रैम चिप उपलब्ध हैं, कौन कौन से हैं, तो DIMM है, SIMMS है और EDO है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैम चिप हैं। अब देखते हैं रोम बायोस। तो रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस मेमोरी से केवल पढ़ सकते हैं, इसमें आंकड़ों को लिखकर स्टोर नहीं किया जा सकता है। रोम बायस एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह होती है और ये भी मदरबोर्ड पर ही लगी होती है। रोम बायोस चिप कंप्यूटर को बंद करते समय रैम की जांच करती है। रोम बायस यह भी जांचती है कि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जो मतलब अन्य उपकरण हैं वो क्रम से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। रोम बायस चिप पर कुछ प्रोग्राम लिखे होते हैं और ये प्रोग्राम दिशा निर्देश चिप से मिटाए नहीं जा सकते। रोम बायस चिप उच्च गुणवत्ता की सेमीकंडक्टर मेमोरी की बनी होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमने जो हमारा CPU होता है तो उसके जो बटन होते हैं उनको हम जब प्रेस करते हैं, यानी जब पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो होती चीज़ वो जो रोम में प्रोग्रामिंग की चिप पड़ी होती है वो वहाँ से निकल के वो जितने भी पेरीफेरियल डिवाइस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइस है, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इंटरनेट कनेक्शन है, जो भी अटैच्ड डिवाइस हैं कंप्यूटर से उन्हीं को हम पेरीफेरियल डिवाइस कहते हैं। तो वो सारी प्रॉपरली अटैच्ड हैं या नहीं है, सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं है, और रोम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको इन सारी डिवाइसों से वन बाय वन कनेक्ट करके उनकी चेकिंग करता है। ठीक है, इसी को हम पूरे प्रोसेस को जो हमने अभी बोला है इसी को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, यानी बूट कर रहा है सिस्टम, सारी चीज़ों को चेकआउट कर रहा है। तो वो जो सारे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं वो रोम में पड़े होते हैं, और उसको हम मिटा क्यों नहीं सकते, क्योंकि हम सिस्टम को ऑन ऑफ करते रहते हैं, और अगर हमने एक बार भी उस सिस्टम को जो प्रोग्राम है उसको मिटा दिया रोम में, तो फिर हमारा सिस्टम बूटिंग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये जो होता है रोम बायोस का पूरा कंसेप्ट होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एमओ ड्राइव होती है, या फिर चिप होती है, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, इन सारी चीज़ों से बनी होती है। बड़े प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं किए जा सकते। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति बंद होते ही रैम में स्टोर आंकड़े समाप्त हो जाते हैं, और रोम इस पर कुछ भी लिखने की आज्ञा नहीं देता है। ऐसी स्थिति में आप किसी स्थान पर आंकड़ों को स्थायी रूप से स्टोर करना चाहते हैं, और इसे हम परमानेंट मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। तो इस मेमोरी में आंकड़ों को स्टोर कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और कॉम्पैक्ट डिस्क सर्वाधिक लोकप्रिय सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है ड्राइव, HDD, तो जो HDD होता है वो कठोर डिस्क की रचना, यानी अरे ऐसे मतलब डिस्क में बनी होती है, एक ऐसे पूरा पिलर होता है और यहाँ पे ऐसे डिस्क लगी होती हैं, और इसी के एक पैक होते हैं पूरे हमारा जो हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, तो ये डिस्क एक धातु के डिब्बे में बंद होती है। कंप्यूटर का जो रीड राइट हेड होता है वो डिस्क के चुंबकीय तल पर घूमता है और डिस्क पर लिखे गए आंकड़ों को पढ़ लेता है। आजकल 1 टेराबाइट या इससे अधिक क्षमता वाली हार्ड डिस्क भी बाजार में उपलब्ध है। देखिए 1 टेराबाइट क्या मतलब बहुत ज़्यादा है, ये तो कम लिखा हुआ है। यहाँ पर पैकेट में जाके देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी वाली HDD मिलेंगी। CD या DVD, ये DVD है, यानी CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये होते हैं CD और DVD। अब CD या DVD कठोर प्लास्टिक शीट की बनी होती है, आप लोगों ने देखी भी होगी।
इस प्लास्टिक शीट के तल पर यानी सरफेस पर विशेष परत चढ़ाई जाती है। डीवीडी या सीडी पर आंकड़ों का मार्ग सर्पिलाकार होता है। डिस्क पर लिखने और सूचनाओं को पढ़ने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। डीवीडी या सीडी पर लिखने के लिए लेजर किरणें डिस्क की सतह पर जो खांचे होते हैं एक बना देती हैं और उसके बाद में इसे कंप्यूटर पर ऐसे छोड़ देती हैं। जब लेजर किरणें खांचे बनाती हैं तब डीवीडी सीडी पर खरोंच पड़ जाती है और जब किरणें इस पर नहीं पड़ती तो डीवीडी सीडी समतल रहती है। ठीक है, तो ये सीडी डीवीडी का डिटेल है कि अगर मान लिया आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीडी डीवीडी क्या होती है, तो इसमें से आप कोई भी 50 वर्ड जो आपने 2-3 बार अच्छी तरीके से इनको रिवाइज किया है तो आप उनको लिख सकते हैं। डीवीडी या सीडी की सतह लेजर किरणों से प्रदर्शित की जाती है। जब लेजर किरणें घूमती हैं तो इसकी गति इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल संकेत में परिवर्तित हो जाती है। डीवीडी सीडी दो प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो वंस राइट रीड ओनली सीडी और डीवीडी, यानी इस प्रकार की सीडी या डीवीडी पर सूचनाएं सीडी अथवा डीवीडी राइट की सहायता से लिखी जा सकती हैं और एक बार अगर आप इस सीडी डीवीडी पर आंकड़े लिख देते हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखा जा सकता, यानी उसको मिटाया नहीं जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है वंस राइट रीड। ठीक है, और दूसरा होता है कि मल्टीपल रीड राइट सीडी और डीवीडी, यानी जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि आप इस प्रकार के सीडी और डीवीडी पर अनेक बार लिख सकते हैं। यदि हम इस पर एक बार आंकड़े स्टोर कर लें तो दोबारा से इसके प्रयोग करने के लिए सीडी डीवीडी के आंकड़ों को सीडी राइट अथवा डीवीडी राइटर से डिलीट करके और दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें तो आप एक बार आपने राइट कर दिया, फिर दोबारा आप उसको ना तो डिलीट कर पाएंगे ना अगेन उस पर अपेंड कर पाएंगे। और यहाँ पे आप रीड राइट करिए, जैसे आजकल का पेन ड्राइव होता है या मेमोरी कार्ड होती है, तो मेमोरी कार्ड क्या है? वो मल्टीपल रीड राइट आपका पेन ड्राइव है। आप उस पर डेटा रखते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर रखते हैं, ये चलता रहता है। उसके बाद है एमओ डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल ड्राइव। क्या होता है? तो इस डिस्क का आकार 5 से लेकर 25 इंच तक का होता है और ये 640 या 230 मेगाबाइट आंकड़े स्टोर कर सकती है। इसका प्रयोग एमओ ड्राइवर में ही किया जाता है। देखिए जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे मान लिया सीडी है, अब सीडी लगाने के लिए आपको अपने सिस्टम में सीडी राइटर होना चाहिए, तभी वो सीडी को रीड कर पाएगा। अगर नहीं है तो फिर सीडी रीड नहीं हो पाएगी या डीवीडी रीड नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कैश मेमोरी। तो ये जो मेमोरी होती है सीपीयू और रैम यानी प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है। रैम से सूचनाएं कॉपी करके ये कैश मेमोरी में डाली जाती है और ये सूचना के दोहराव को आसान बनाती है, क्योंकि सीपीयू आवश्यकता पड़ने पर कैश मेमोरी में ही आंकड़ों को खोजता है। अब उसका एक कारण और भी है कि जो सीपीयू होता है इसकी स्पीड बहुत होती है, यानी ज़्यादा स्पीड होती है। उनके कंपैरिजन में रैम की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो जिस स्पीड से सीपीयू हमारा रैम से डेटा मांगता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उस हिसाब से ये प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इन दोनों की स्पीड को बैलेंस करने के लिए बीच में कैश मेमोरी लगाई जाती है। ठीक है, तो कैश की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, तो वो ये जो बैलेंस है वो बना के रखते हैं कि सीपीयू और रैम के बीच में एक आप ये कह सकते हैं कि एक तालमेल बना रहे कि डेटा को लेने और डेटा को देने का। तो यदि सूचना या आंकड़े कैश मेमोरी में मौजूद हैं तो इसे हिट कहा जाता है और यदि सीपीयू उस सूचना को इस मेमोरी में नहीं खोज पाता तो इसे मिस कहते हैं। तो हिट सीपीयू को लगातार इच्छित सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इससे कंप्यूटर में कार्य करने की गति भी बढ़ती है। आप ये कह सकते हैं कि कैश मेमोरी एक बफर के समान होती है जहां पर हाल ही में प्रयोग किए गए आंकड़े और सूचनाएं स्टोर किए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। ज़्यादातर जो कैश मेमोरी होती है वो 256 किलोबाइट क्षमता की होती है। हालांकि आपके पास 2 MB तक की ये कैश मेमोरी हो सकती है, लेकिन ये साधारणतया एडवांस सिस्टमों पर ही प्रयोग होती है। कैश मेमोरी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसे मदरबोर्ड में लगाया जाता है और ये मेमोरी रैम से महंगी होती है। ठीक है, तो ये जो कैश मेमोरी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है, तो प्रश्न इससे भी पूछे गए हैं। रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर अस्थायी रूप से आंकड़ों को रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो आंकड़ों के स्थान के बारे में जानकारी रखना होता है और इनका प्रयोग मुख्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर आंकड़े स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, यानी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दो प्रकार का रजिस्टर यूज होता है। तो पहला है प्रोग्राम काउंटर, ये जो होते हैं कि आ रहे निर्देश जो हैं उनको एड्रेस पर एकत्र करता है, और दूसरा जो होते हैं उनको कहते हैं एक्यूमुलेटर। ये किए गए कार्यों को स्टोर करते हैं जो कि कंप्यूटर के कार्य करने में प्रयोग होते हैं और ये कार्यों के परिणाम को भी स्टोर कर सकते हैं। तो रजिस्टर ये दो टाइप के होते हैं, प्रोग्राम काउंटर और दूसरा एक्यूमुलेटर। इसके बाद है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनसे कंप्यूटर में आंकड़े डाले जाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये माइक्रोफोन है, ये यहाँ पे माउस है इत्यादि आमतौर पर प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइसेज हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। वैज्ञानिक उपकरणों के साथ ही जुड़ी हुई
जो प्रोब्स भी इनपुट डिवाइस कही जा सकती हैं। ये इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को सीधे आंकड़े नहीं देती, कंप्यूटर में आंकड़े डालने के लिए ये दूसरी इनपुट डिवाइस का प्रयोग करती हैं। अब कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं वो हम देखते हैं। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड जो होता है मानक यानी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से कंप्यूटर में आंकड़े डाले जा सकते हैं और निर्देश दिए जा सकते हैं। QWERTY जो कीबोर्ड है एक प्रकार का स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ये मोबाइल में भी आपको मिल जाता है। कीबोर्ड में अंग्रेजी के सभी जो अल्फ़ाबेट होते हैं यानी सभी वर्ण, विशेष संकेत, कार्य संबंधी कुंजियां यानी जो फंक्शनल की होती हैं F1 से लेकर F12 तक की, ये कुछ विशेष कुंजियां होती हैं या कीज़ होती हैं आप कह सकते हैं। तो इन कीज़ के अलावा NUM यानी जो नंबर लॉक होते हैं, कैप्स लॉक होते हैं, कैप्स लॉक का मतलब कैपिटल करता है, और स्क्रॉल लॉक, ये सारे पाए जाते हैं कीबोर्ड में। इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण और विशेष कीज़ होती हैं जिन्हें विंडो की कहते हैं और इसके द्वारा विंडोज़ को सीधे खोला जा सकता है। दूसरी जो की होती हैं उनके अंक, टेक्स्ट, विशेष संकेत और अक्षर आदि लिखने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए अगर आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा अजीब ये लग रहा होगा, लेकिन 2 बार 3 बार आप सेशन को देखेंगे, इसकी पीडीएफ को पढ़ेंगे तो थोड़ा ये फ़ैमिलियर होगा आपसे। तो इससे अगर भागेंगे तो फिर ये क्लियर नहीं हो पाएगा। सभी इनपुट डिवाइसेस में जो कीबोर्ड होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और कई ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कीबोर्ड की सहायता से ही चलाए जा सकते हैं। जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले आया था विंडोज़ से, वहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड का ही यूज होता है। आप रेलवे रिजर्वेशन में चले जाइए, वहाँ पे आपको माउस नहीं मिलेगा, वो सिर्फ डॉस पे ब्लैक और वाइट यानी ब्लैक विंडो पे वाइट टेक्स्ट के काम होते हैं वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे माउस का काम ही नहीं होता, यानी वो कमांड यूजर इंटरफेस उसको बोलते हैं। यानी आप जो कीबोर्ड है उससे आप सिर्फ कमांड लिखते रहिए, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देते रहिए, ग्राफिकल यूजर नहीं है। विंडो आपका क्या है, आप यूजिंग ग्राफिक्स अपने सिस्टम का यूज कर पा रहे हैं माउस से। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको आप केवल कीबोर्ड की सहायता से भी प्रयोग कर सकते हैं और माउस और कीबोर्ड दोनों की सहायता से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लॉपी, सीडी और चिप ड्राइव। ये क्या है, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं और इनका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने के लिए भी किया जा सकता है। ये डिवाइस डेटा इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम इन डिवाइसों से आंकड़ों को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः केवल वे प्रोग्राम ही इस डिवाइस में प्रयुक्त आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें ऐसे आंकड़े पढ़ने के लिए बनाया गया है। इसके बाद है पंच कार्ड मशीन। तो इन्हें कार्ड रिकॉर्डर भी कहा जाता है। पंच कार्डों के माध्यम से ही कंप्यूटर में हम आंकड़े डालते हैं। अब इससे ज़्यादा अच्छे इनपुट डिवाइस मौजूद हैं, इसलिए इनका प्रयोग बहुत कम होता है। पंच कार्यों का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ, फर्मों में किया जाता था और फर्मों में इनका प्रयोग कर्मचारियों के आने और जाने के समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। ये बहुत पहले की बात है, पंच कार्ड जो मशीन होते थे, अब इनका प्रयोग होता ही नहीं। इसके बाद है माउस। तो माउस एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ये पॉइंट और सेलेक्ट के आधार पर कार्य करती है। माउस से काम करने के लिए आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की ज़रूरत होती है। माउस का प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद आइकन, बटन, इमेज आदि को क्लिक करने के लिए किया जा सकता है। यदि आप माउस से चुनिंदा आइकन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो संबंधित प्रोग्राम तुरंत शुरू हो जाता है। कीबोर्ड के लिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की आवश्यकता होती है और माउस से कंप्यूटर का प्रत्येक कार्य केवल क्लिक के आधार पर ही किया जा सकता है। माउस का जो पॉइंटर होता है वो प्रोग्राम को 2 बार क्लिक करके प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर पे 2 बार आप जब क्लिक करेंगे तो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अभी आगे के सेशन में माउस के बारे में भी डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि मान लिया अगर प्रश्न आ भी रहे तो आप उनको कर पाएँ। इसके बाद है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो किसी कार्य के परिणाम को प्रयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर प्रयोग होने वाले आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है और प्लॉटर है। प्लॉटर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस सीपीयू द्वारा दी गई प्रोसेसिंग का परिणाम दिखाता है। मॉनिटर क्या होता है? तो मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन जो यानी टीवी होती है, स्क्रीन के समान ही होता है और ये यूजर द्वारा किए जा रहे कार्य का आउटपुट दिखाती है। टीवी की स्क्रीन की तरह कंप्यूटर की स्क्रीन भी सफ़ेद, काली अथवा रंगीन होती है, मतलब अब तो कलर्ड ही आती है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है छोटी छोटी पिक्सल में विभाजित होती है। कंप्यूटर आंकड़े तैयार करने के बाद उसे स्क्रीन पर भेज देता है ताकि प्रयोगकर्ता उन्हें देख सके। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहते हैं। प्रिंटर क्या होता है? तो प्रिंटर का प्रयोग सीपीयू द्वारा किया गया जो आंकड़े होते हैं उनको प्रिंट करने में किया जाता है। तकनीकी विकास होने के कारण प्रिंटर के प्रयोग में भी बदलाव आया है। पहले डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल होते थे और अब लेजर प्रिंटर भारत में उपलब्ध है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, ये सारे आगे के सेशन में हम डिटेल में करेंगे इसको।
स्पीकर क्या होता है? तो आज कंप्यूटर केवल आंकड़े एकत्र करने या कठिन गणनाएं करने वाली जो डिवाइस के रूप में ही प्रयोग नहीं किया जा रहा, बल्कि एक मनोरंजन के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर सिस्टम को अपनी इच्छा से म्यूजिक सिस्टम में बदल सकते हैं। आप इसमें म्यूजिक फाइल एकत्रित कर सकते हैं, या जो सीडी ड्राइव है उसमें सीडी डालकर आप संगीत का आनंद ले सकते हैं। कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए आपको स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग सीपीयू द्वारा तैयार डिजिटल आवाज को यूजर सुनकर अपना मनोरंजन करता है। संगीत या आवाज को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट के रूप में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो ये स्पीकर है। इसके बाद हम देखते हैं प्लॉटिंग डिवाइस क्या होती है। तो स्क्रीन पर विभिन्न स्थानों पर कर्सर को ढूंढने में प्रयुक्त होती है। आप इसको पॉइंटिंग डिवाइस की तरह भी इनपुट डिवाइस ये कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर की तरह कार्य करती है। आमतौर पर जो पॉइंटिंग डिवाइस प्रयोग होती है उसमें जॉयस्टिक, माउस, स्टीयरिंग व्हील, लाइट पेन, ये सारे आते हैं। माउस और जॉयस्टिक का प्रयोग आइकन को क्लिक करने, कमांड देने और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोग्रामों को लागू करने में किया जा सकता है। लॉगिटेक माउस बनाने वाली कंपनियों में एक प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, ये मतलब एक ब्रांड है जो बनाती है। इसके बाद है इंटरफेस डिवाइस क्या होती है। तो इंटरफेस डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो दो कंप्यूटर प्रोग्रामों के बीच में कड़ी का काम करती हैं, यानी जोड़ने का काम करती हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, जिसको कि मॉडेम हार्डवेयर डिवाइस हम कहते हैं, और उसकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। देखिए, मॉडेम जो होता है, ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो मॉडेम ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं एमओ और दूसरा होता है डीईएम। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, और इसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। इन्हीं बेसिस पे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है और ये हमारा जो टेलीफोन सिस्टम होता है, ये दोनों कनेक्ट होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम हमारा डिजिटल डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, टेलीफोन सिस्टम हमारा एनालॉग डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोनों को कन्वर्जन के लिए हमें मॉडेम की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार एक बार यदि कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाए तो आपको इससे दूसरे सिस्टम को जोड़ना होता है। कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कौन करता है? राउटर या रूटर करता है। राउटर ही कहा जाता है इसको। राउटर का प्रयोग कई कंप्यूटरों को लैन जैसे एक छोटे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। मोटोरोला है और बोक, ये नामक कंपनियां जो उच्च गति और तीव्र क्षमता वाले इंटरफेस डिवाइस बनाती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो ये हमारा इसका पहला सेशन था इंट्रोडक्शन के लिए, जो कि आपने यहाँ पे देखा। थोड़ी सी चीज़ हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दें तो चीज़ें माइंड में रहें, कॉन्सेप्ट में रहेंगी। मेमोरी के बारे में इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि मान लिया प्रश्न आ भी जाते हैं तो आप इनको बेहतर तरीके से लिख सकें। देखिए, मेमोरी जो होती है इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो होता है सेकेंडरी मेमोरी। पीएम का मतलब प्राइमरी मेमोरी और एसएम का मतलब सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये दो होती है। एक तो हो गई रैम और दूसरा हो गया रोम। ठीक है, तो रैम वोलाटाइल होती है, रोम जो होती है वो वोलाटाइल नहीं होती है। अब रैम भी दो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। ये होता है डायनेमिक, और रोम जो होता है ये दो होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपकी बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी मिलेंगी, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप है, पहले यूज होता था, अभी इनका यूज नहीं होता है। फ्लॉपी, इनका भी यूज पहले होता था, अब नहीं होता है ना। उसके बाद जिप ड्राइव है, उसके बाद मेमोरी स्टिक्स हैं, उसके बाद पेन ड्राइव हैं, सीडी हैं, डीवीडी, बहुत सारी हैं मेमोरी इस तरह से यूज होती हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में देखी। कंप्यूटर के जो रिलेटेड पेरिफेरियल डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, और जो कंप्यूटर का मतलब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे है, तो ये सारा यहाँ पे कवर हुआ है। इसके आगे के सेशन में अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपसे कहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट ईयर जो पेपर आए हैं उनको आपको एक बार जरूर देखना